हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। अगर इसका फर्स्ट लेक्चर भी ख़त्म हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो कृपया जाकर के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दी जाएगी, कृपया आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड लेक्चर है, बातें समझ में आ रही है। तो इसमें हम पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र ये टॉपिक है संधारित्र। तो दो चालकों का ऐसा संयोजन जिसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन किए बिना, दो चालकों का ऐसा संयोजन जिसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता इतनी बढ़ाई जा सके ताकि आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। क्या की जा सके? आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके संधारित्र कहलाता है। ठीक है, या फिर सिंपल में ऐसे बोलेंगे कि दो चालकों का ऐसा संयोजन जिसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। और ये क्षणिक भर में जहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम पंखे को चलाते हैं तो पंखे को फर्स्ट टाइम चलाने के लिए उसको तुरंत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसमें कैपेसिटर का यूज किया जाता है। अगर उस पंखे में कैपेसिटर ना लगे तो क्या होगा? उस पंखे को चलाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा, तनिक क्षण में ज़्यादा ऊर्जा लगना चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा आना चाहिए, तो ऊर्जा नहीं आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डंडे से घुमाना पड़ेगा, तब वो जा कर के कहीं, अगर कैपेसिटर ना हो तो डंडे से घुमाना पड़ेगा, तब वो जा कर के कहीं अपना स्पीड पकड़ेगा। बातें समझ में आ रही है? तो इसका कैपेसिटर का बहुत सारा यूज है। उसको क्षणिक समय में ज़्यादा जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। बातें समझ में आ रही है? कैपेसिटर का यूज मैं बताऊंगा, इससे पहले हम लोग इसका थ्योरी लिख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी आता रहता है। ठीक है ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर कहीं भी आता रहता है। तो चलिए लिखते हैं, दो चालकों का ऐसा संयोजन ठीक है, दो चालकों का ऐसा संयोजन जिसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन किए बिना ठीक है, में परिवर्तन किए बिना धारिता को इतनी बढ़ाई जाए ताकि आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, ताकि आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। साथ में नोट करते चलिएगा, आप लोग देखिएगा मत, नोट करते चलिए, संचित की जा सके, कामा संधारित्र कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। या फिर एक और परिभाषा मैं आपको लिखवा देता हूं, और ऐसे लिखेंगे कि दो चालकों का ऐसा संयोजन जिसके आकार अथवा आकृति में
परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन किए बिना आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को संचित की जा सके, संचित की जा सके, कैपेसिटर कहलाता है, यानी कि संधारित्र कहलाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, छोटा सा परिभाषा है, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। अब देखिए संधारित्र का उपयोग लिखेंगे, संधारित्र का उपयोग कम समय में ज़्यादा ऊर्जा की जहां आवश्यकता होती है, जहां आवश्यकता होती है वहां पर की जाती है, वहां पर की जाती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जहां पर कि पंखे पे एग्जांपल दिए, पंखे वाला एग्जांपल समझो, और इसके बाद से मैं बहुत सारा एग्जांपल देने वाला हूं। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए अपने कॉपी में। संधारित्र का उपयोग हो गया आपका, संधारित्र का परिभाषा हो गया ये आपका। ठीक है, अब हम संधारित्र का समायोजन करेंगे कि संधारित्र कैसे समायोजित की जाती है। बातें समझ में आ रही है? फटाफट इसको कीजिए। मिटाऊं क्या? मिटाऊं? चलिए मैं इसे मिटाता हूं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो कृपया वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, फर्ज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं संधारित्र का समायोजन। संधारित्र का समायोजन कैसे किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। संधारित्र का समायोजन, ठीक है। तो दो चालकों का ऐसा संयोजन जिसमें दोनों चालक विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा पृथक्कृत हो, इन चालकों को क्या करते हैं? संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या? इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। इन प्लेटों पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। इन प्लेटों पर क्या होते हैं? हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। यदि प्लेट समान हो तो संधारित्र समांतर प्लेट कहलाता है। यदि प्लेट समतल हो तो संधारित्र क्या कहलाता है? समांतर प्लेट कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। और यदि प्लेट गोली हो तो संधारित्र गोली क्या कहलाता है? गोली संधारित्र कहलाता है। ठीक है ना, संधारित्र गोली संधारित्र कहलाता है यदि प्लेट गोली हो तो। ठीक है, एक बार और सुनिए। दो चालकों का ऐसा संयोजन जिसमें दोनों चालक विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा पृथक्कृत हो, इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। ठीक है, इन प्लेटों पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। इन प्लेटों पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। यदि प्लेटें समतल हो तो उसे हम, यदि प्लेटें समतल हो तो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। और यदि प्लेट गोली हो तो संधारित्र गोली संधारित्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका बनाते हैं फिगर। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, प्लेट है, समतल प्लेट हमने डाल दिया ऐसा। इनके बीच का दूरी जो होता है हमने d मान लिया। इनके बीच का दूरी क्या है? d है। ठीक है,
और ये इस पर जो है प्लस क्यू आवेश है, तो इस पर होगा माइनस क्यू आवेश। देखिए इस पर, तो इस पर अगर देखा जाए, एक प्लेट पर देखा जाए तो इन दोनों का योग जो होना चाहिए, देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश है, और इस पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस क्यू आवेश के प्लस चार्ज, तो यहाँ पर होगा माइनस चार्ज, एक दूसरे के विपरीत होंगे भैया, ठीक है। या अब देखिए इसके बाहर देखा जाए तो ये होगा माइनस चार्ज, अगर इसके बाहर देखा जाए तो ये होगा प्लस चार्ज, ठीक है। इस तरह से कुछ जोड़ देते हैं और इधर इस तरह तार लटका देते हैं और इस तरह जोड़ करके, ठीक है, ये तार हो गया। और इधर हम कुछ ऐसे करते हैं और इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। पृथ्वी वाला चिन्ह मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे बनता है, बड़ा बड़ा करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, और ये चार्ज मैं हटा दे रहा हूँ, ये चार्ज बाहर का मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि क्लियरिटी नहीं आ रही है। बातें समझ में आ रही है? आप ऐसे सिर्फ दिखाएंगे, बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी अब मैं बातें बताने वाला हूँ। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। अब इसमें हम कैसे समायोजित करेंगे, जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या लिखवाऊंगा कि दो चालकों का ऐसा समायोजन, दो चालकों का ऐसा समायोजन दो चालकों का ऐसा संयोजन जिसमें दोनों चालक विद्युत रोधी क्या हो, पदार्थ द्वारा पृथक्कृत हो, विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा पृथक्कृत हो, ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा पृथक्कृत हो। और इन चालकों को संधारित्र की क्या कहते हैं, प्लेटें कहते हैं। तो अब लिखे पदार्थ द्वारा पृथक्कृत हो, इन दोनों चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं, संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? इन प्लेटों पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। इन प्लेटों पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। बातें समझ में आ रही? इन प्लेटों पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। यदि प्लेटें समतल हो, यदि प्लेटें समतल हो तो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। और यदि प्लेटें
गोली हो तो संधारित्र गोली संधारित्र कहलाता है। गोली संधारित्र कहलाता है। बातें समझ में आ रही है क्या? आपको बातें समझ में आ रही क्या? ये है आपका अर्थ। ठीक है। अब देखिए संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो क्या बोलेंगे कि संधारित्र को किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा उन दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या बोलेंगे कि संधारित्र किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा उन दोनों प्लेट के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद वो भी लिखवा दे रहा हूँ। C होता है Q/V। अब हम बात करेंगे इसके बाद संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी करते हैं। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी करते हैं। प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है ये हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद ये फटाफट नोट करो, प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, फटाफट इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को। नोट किया क्या? नोट किया क्या है आपने? चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे, और नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता पूछ दे कोई तो किसे कहते हैं संधारित्र की धारिता? संधारित्र की धारिता तो क्या लिखेंगे कि संधारित्र की किसी एक प्लेट को, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा उन दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है C/Q/V। नोट कर लो फटाफट। अब हम बात करने वाले हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये फर्स्ट वाला होगा आपको। पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ कि लिखेंगे कि संधारित्र की धारिता, ठीक है ना, निम्न, चाहे इस तरह लिखेंगे, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं लिखवा दे रहा हूँ। पहले लिखेंगे कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। 3 कारक
होते हैं। फर्स्ट नंबर क्या, तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, फर्स्ट नंबर जो होगा आपका प्लेटों के क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। हम यहाँ से निकाल लेंगे, कहाँ से निकालेंगे, तो फार्मूला जो होगा ये C=K∈K∞A/D। ये अभी प्रूफ नहीं करवाया है, मैं इसको प्रूफ करवाऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो पहले ये लिख लीजिए, मैं यहाँ से निकालूंगा। संधारित्र की धारिता क्या होगी, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं ये फार्मूला प्रूफ करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बाद में करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद जैसे भी होगा करवा दूंगा, जहाँ पर आएगा आपका टॉपिक ये वाला मैं करवाऊंगा जरूर। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर तो क्या लिखेंगे कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, अनुक्रमानुपाती लिख लीजिएगा भैया फटाफट। क्या, C∝A। ठीक है, C∝A। ये ऊपर वाला लिख लिए होंगे, मिटाऊं क्या, मिटाऊं क्या, फटाफट बोलिए मिटाऊं क्या। चलिए मैं इसे मिटाता हूं, ऊपर वाला आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम, मैंने क्या लिखा था, C=K∈A/D। अब देखिए संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती हैं। सेकंड नंबर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर देखिए संधारित्र की धारिता जो होती है प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर देखिए बीच की दूरी है ये D, इसकी व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो C∝1/D। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे जैसे मैंने नीचे में लिखा था कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 3 नंबर क्या होता है भैया, 3 नंबर जो होता है क्या होता है, तो परावैद्युतांक पदार्थ डाले क्या, प्लेटों के बीच के माध्यम, बीच के माध्यम के। ठीक है ना, तो प्लेटों के, थर्ड नंबर होगा प्लेटों के बीच के माध्यम। ठीक है, प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के क्या हो रही है, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती। C=K है ना, तो अनुक्रमानुपाती, तो C∝K लिख लेंगे, C∝K। बातें समझ में आ रही है, C∝A, C∝1/D और C∝K। ठीक है, अब परावैद्युत पदार्थ पढ़ेंगे। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ, बातें समझ में आ रही है, परावैद्युत पदार्थ पढ़ेंगे। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, मैं ये अब आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लिए क्या, नोट कर लिए क्या भैया, फटाफट बोलिए, नोट कर लिए क्या, नोट किए क्या। चलिए मिटाता हूं। ठीक है, अब चलेंगे परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि अचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे, अचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। लिख लीजिए, अचालक पदार्थ को, अचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा भैया,
एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका वाई, कागज ले लो, वायु ले लो, ये सब अचालक है, ठीक है, अचालक माना जाता है। माइका ले लो आदि, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। परावैद्युत पदार्थ के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। परावैद्युत पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होगा भैया? अध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युत, और सेकंड नंबर जो होता है ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, तो अध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है और ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, इसको नोट कीजिए कि बोल दूं आपको। तो बोलेंगे अध्रुवीय पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत ऐसा परावैद्युत जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश क्या हो, धनावेश तथा ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र एक ही हो तथा विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण शून्य हो। क्या बोलेंगे? इसे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्या बोलेंगे? कि ऐसा परावैद्युत जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र एक ही हो, ठीक है ना, तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हो शून्य हो। क्या बोलेंगे? उसे अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। नोट कीजिए फटाफट, थोड़ा सा नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूं इसे, ठीक है, साथ में नोट करते चलिए। चलिए अध्रुवीय परावैद्युत पहले पढ़ लेते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत, इसका देखो क्या होता है अध्रुवीय परावैद्युत। तो इसका थ्योरी लिखोगे कि ऐसा परावैद्युत, ऐसा परावैद्युत, ठीक है, ऐसा परावैद्युत जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश, जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र एक ही हो, ठीक है, एक ही हो तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो, तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो, अध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। अध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। एग्जाम्पल दो, चलो एग्जाम्पल में ले लो H2 N2, ठीक है, O2 Cl2, ये सारे एग्जाम्पल हो गए अध्रुवीय परावैद्युत के, ठीक है। अब हम ध्रुवीय परावैद्युत के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, इसे मिटा रहा हूं, ठीक है ना। ध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय के बारे में पढ़ लिए, अब हम ध्रुवीय परावैद्युत। सेकेंड नंबर ध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है। तो ऐसा परावैद्युत जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र एक ही न हो, अलग अलग हो, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। इसके क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य नहीं होता है, ठीक है। ऐसा परावैद्युत
जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र ठीक है अलग अलग हो ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। ठीक है ना, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। इसके जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य नहीं होता है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, HCl हो गया, H2O हो गया, ठीक है ना, NaCl हो गया, ETC। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परावैद्युत का ध्रुवण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, फटाफट नोट कीजिए जरा। परावैद्युत का ध्रुवण मिटाऊं क्या इसे? बोलो मिटाऊं क्या इसे? चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। ओके, फटाफट नोट करते चलिए साथ में। अब हम पढ़ने वाले हैं परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है ना, परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। परावैद्युत का ध्रुवण किसे कहते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब किसी परावैद्युत पदार्थ को, ठीक है ना, जब किसी परावैद्युत का पदार्थ को एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके भीतर नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है ना, तो इसके भीतर नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहेंगे। ठीक है ना, नोट कर लेते हैं इसे। तो जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या होता है, तो इसके भीतर क्या होता है, नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उत्पन्न हो जाता है। तो इसके भीतर नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं, इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। बातें समझ में आ रही है, इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अब हम लिखेंगे परावैद्युत सामर्थ्य, साथ में लिख रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है, तो लिखेंगे कि किसी परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य
किसी परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य, ठीक है ना, किसी परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य, या फिर लिखेंगे परावैद्युतांक सामर्थ्य, लिखिए परावैद्युतांक सामर्थ्य, परावैद्युतांक नहीं लिखे, परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है ना, परावैद्युत सामर्थ्य उस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मार्कर चेंज कर लो, के बराबर होता है, जिसमें वह बिना वैद्युत भंजन किए तीव्रता के बराबर होता है, जिसमें क्या होता है, वह बिना वैद्युत भंजन किए सहन कर सकता है, जिसमें वह बिना वैद्युत भंजन किए सहन कर सकता है, ठीक है, आप ये नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भंजक विभवांतर क्या होता है, भंजक विभवांतर क्या होता है, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। भंजक विभवांतर पढ़ेंगे, इसके बाद वो जो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा था कि के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कहाँ से आता है, ये मैं आपको प्रूफ करवा दे रहा हूँ। इसके बाद आगे की लेक्चर बाद में पढ़ेंगे, आगे की टॉपिक, ठीक है। मिटाऊं क्या, बोलिए, मिटाऊं 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 मिटाऊं, बोलो यार फटाफट बोलो, मिटाऊं। चलो मैं मिटाता हूँ, अगर नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा बाबू, नोट कर लीजिएगा बालक, प्यारे बालक, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भंजक विभवांतर, भंजक विभवांतर क्या होता है इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। भंजक विभवांतर, तो संधारित्र को प्लेटों के बीच का वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे पैरावैद्युत पदार्थ में भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, संधारित्र के प्लेटों के बीच का वह अधिकतम विभवांतर, वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे पैरावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। देख लेते हैं, संधारित्र के प्लेटों के बीच का वह अधिकतम विभवांतर जिसमें, ठीक है ना, वह अधिकतम विभवांतर जिस पर, ऐसे लिखिए, जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ भंजन करने लगता है,
भंजक विभवांतर कहलाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। फटाफट नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद हम प्रूव कराने वाले संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। ठीक है, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। फटाफट फटाफट नोट करते चलिए। बताइए बताइए हुआ क्या? करवाऊं? बताओ बेटा फटाफट। चलो मैं इसे मिटाता हूं। और संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का, परावैद्युत का प्रभाव हम लोग ये पढ़ेंगे। संधारित्र की धारिता पर, इससे पहले एक और टॉपिक है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। मैंने बोला था C=K∪A/D प्रूव करने को, तो ये बता रहे हैं। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, माना संधारित्र की, लिखेंगे कि माना संधारित्र की, माना संधारित्र की, ठीक है ना, माना संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, तथा उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। बातें समझ में आ रही है? संधारित्र को प्लेटों पे आवेश जो है +Q तथा -Q है। संधारित्र के प्लेटों पर आवेश +Q तथा -Q है। बातें समझ में आ रही है? तब इनके जो बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा, हमने पिछले गॉस के नियम वाले में प्रूव कर रखा था, तो इनके बीच का वैद्युत क्षेत्र जो होगा क्या होगा? तो हम y में लिखेंगे E0 σ/ε0, σ/ε0। ऐसा एक दो पट्टी बनाया था हमने, और इसके बीच हमने निकाला था σ/ε0 आया था। ठीक है, गॉस के वाले में। चलिए, तो इनके बीच का वैद्युत क्षेत्र जो होगा y में लिखेंगे E0 जो होगा σ/ε0 होगा। इसको सिग्मा को क्या लिखेंगे? Q/A/ε0 होगा। बातें समझ में? इसको लिखेंगे Q/A/ε0। बातें समझ आ रही है? अब हम जानते हैं कि V0 होता है V E0D। अरे यही तो होता है, E=V/D। हमने लिखवाया था ये, तो यही तो कर रहा हूँ। V0 E0D। ठीक है, तो E0 डेट सिंपलाई क्या हो जाएगा? V0 डेट सिंपलाई V0 E0 का वैल्यू रखो Q/A/ε0 इंटू D। बातें समझ में आ रही? अब हम जानते हैं कि C0 Q/V0 होता है, ये जानते हैं आप लोग। तो C=Q/V, वही तो हमने लिख दिया। डेट सिंपलाई C0 क्या हो जाएगा? Q/V0 का वैल्यू रख दो, Q/, ऐसे लिखो
डेट सिंप्लाई सी नॉट इज इक्वल टू क्यू डी अपान एस, अरे यार क्यू अपान, ये पहले लिख लो, क्यू अपान वी नॉट का वैल्यू रखो, वी नॉट का यहाँ से क्यू डी, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डी से डी कैंसिल, ठीक है ना। तो सी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्यू से क्यू कटेगा ना, क्यू से क्यू, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी हो जाएगा। सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी हो जाएगा। अगर पैरावैद्युत पदार्थ में अब देखते हैं, थोड़ा सा अब पैरावैद्युत पदार्थ में देखते हैं, इसको मैं ऊपर वाले पार्ट को मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पैरावैद्युत पदार्थ हो तब उसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। पैरावैद्युत पदार्थ इसके अंदर भरा हो प्लेटों के बीच, इन प्लेटों के बीच इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इसमें एक पैरावैद्युत पदार्थ है जिसका पैरावैद्युतांक जो है के है, ठीक है। बातें समझ आ रही है। तो पैरावैद्युत पदार्थ हो तो हम क्या लिखेंगे, V इजकल टू ई डी, ठीक है। तो V इजकल टू ई डी, तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, Q अपान के एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, Q अपान के एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, यहाँ से निकाल लो यार, V नॉट इजकल टू ई डी, तो Q अपान के एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, यहाँ से हमने लिख दिया। बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर नीचे ले गया के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, के एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू डी। अब देखिए हम जानते हैं कि C इजकल टू होता है Q बाई V, डेट सिंप्लाई क्या हो जाएगा, Q अपान क्यू डी, और ये चला जाएगा ऊपर तो लिख देते हैं के एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कैंसिल, डेट सिंप्लाई के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ गया, फार्मूला आ गया, C इजकल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बातें समझ में आ रही है। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा भैया, C अपान सी नॉट आ जाएगा, डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, C अपान सी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा K, डेट सिंप्लाई C इजकल टू के सी नॉट। बातें समझ में आ रही है। C इजकल टू के सी नॉट, ये Y में है संधारित्र की धारिता, और ये क्या है, पैरावैद्युत पदार्थ में है, और ये क्या है, पैरावैद्युत, ठीक है ना, पैरावैद्युतांक। इसका वैल्यू दिए रखा होगा तो Y में पूछ देगा या फिर ऐसे पूछ देगा, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। और आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सर्वप्रथम मिले और आपका एक भी लेक्चर छूट ना पाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।